फोकस हो गया था? चलो, फर्स्ट लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो चुका। उसके अंदर क्या पढ़ा है तुमने? उसके अंदर मेल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मेल में मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, क्या पाथ होता है स्पर्म के जाने का, वो सब चीजें पढ़ी है ना तुमने। ठीक है, अब मेल का ही एक पार्ट और रह रहा है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर टेस्टिस होता है, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर क्या होता है? एसेसरी डक्ट, ठीक है, और ग्लैंड्स होती हैं। एसेसरी डक्ट का रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे याद भी हो गया, सीक्वेंस भी बता दिया मैंने उसका। ठीक है, अब रह रहा है ग्लैंड। क्या चीज रह रहा है? ग्लैंड। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड बोल सकते हैं। एसेसरी ग्लैंड जो होती है वे कौन सी होती है मेल की, वो चीज हमें देखनी है। तो तीन तरह की ग्लैंड देखने को मिलती है। एक तो होती है सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल बोल दो इसको। एक होती है प्रोस्टेट और एक होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल होती है नंबर में 2, पेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? पेयर। प्रोस्टेट एक होती है, इसका कोई पेयर नहीं होता, ये अनपेयर्ड होती है। थर्ड आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। डायग्राम एनसीईआरटी का ये है। सेमिनल वेसाइकल इस तरह लीफ जैसी दिखाई दे रही है, तो याद रखने का तरीका बताऊं। छोटी छोटी सी तुम्हें बल्ब के जैसे, जैसा बल्ब होता है ना, तो क्या दिखाई दे रही है? बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, और प्रोस्टेट ये एक पीछे की तरफ आ रही है, इसके अगर मैं सटा दूं आगे से तो पीछे की तरफ दिख रही होगी एक ही। मतलब जैसे मान लो एक मेरा हाथ है और हाथों के बीच में मैंने ये लगा दिया पेन, हाथ तो एक है, 2 डिवीजन थोड़े ना हो रहे हाथ के। तो इस तरह की होती है हमारी क्या? प्रोस्टेट। ये एसेसरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करती है? सेमिनल प्लाज्मा, प्लाज्मा सीक्रेट करती है। उस प्लाज्मा के अंदर जो ये सीक्रेट करती है ग्लैंड, उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज होती है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। समझ रहे? क्या होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं कुछ। ठीक है, कौन सा कितना कितना पार्ट बनाता है सीमेन को याद रखना। ज्यादातर सेमिनल वेसाइकल बनाती है। ठीक है, 60% के आसपास पार्ट बनाती है पूरे सीमेन का। अब यहाँ पे देखो 2 वर्ड है, एक स्पर्म और एक सीमेन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टेस्टिस से जो बनकर आया उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। सॉरी, स्पर्म, स्पर्म बोलते हैं। टेस्टिस से जो बनकर आया स्पर्म, लेकिन जब उसमें एसेसरी ग्लैंड का सीक्रेशन मिल जाता है, उन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? सीमेन बोल देते हैं। ठीक है, तो सीमेन की अगर मैं बात करूं तो स्पर्म और प्लस एसेसरी ग्लैंड का सीक्रेशन दोनों मिला के क्या बोला जाता है? सीमेन बोला जाता है। क्या क्या चीजें होती हैं सीमेन के अंदर? अब सीमेन के अंदर फ्रक्टोज भी होगा, स्पर्म तो होगा ही सीमेन के अंदर। फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा है कि कुछ तो एंजाइम होते हैं सर्टेन वाले, कुछ एंजाइम्स होंगे। फ्रक्टोज होगा भर भर के, इसीलिए फ्रक्टोज खाते हैं ना तो स्पर्म काउंट बढ़ता है। ठीक है, कैल्शियम भी होता है। ह्यूमन इजेकुलेट्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म। कितने स्पर्म? 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट करता है। इजेकुलेट का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड आता है यहाँ पे, इजेकुलेशन और इंसेमिनेशन। सीमेन का बाहर निकलना वो होता है इजेकुलेशन। वर्ड पे ध्यान दो, सीमेन का बाहर निकलना क्या होता है? इजेकुलेशन होता है। सीमेन बाहर आ गया, पेनिस से जैसे ही सीमेन बाहर आया वो इजेकुलेशन हुआ। मैंने ये नहीं बताया कि कहां आया, सीमेन का बाहर निकलना है इजेकुलेशन। दूसरा टर्म आता है इंसेमिनेशन। सीमेन बाहर तो आया लेकिन फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आया। कहां पे आया? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। मतलब अगर फीमेल के अंदर वो सीमेन चला गया तो उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। मतलब सीमेन निकलकर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला गया, इंसेमिनेशन। और बाहर निकलना क्या है? इजेकुलेशन। चाहे वो बाहर कहीं भी निकल जाए, वो इजेकुलेशन। ठीक है, तो देखो, एक्सपल्शन ऑफ सीमेन मतलब बाहर निकलना, फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यानी पेनिस से जैसे बाहर निकल गया उसको हम क्या बोलेंगे? इजेकुलेशन। इंसेमिनेशन यानी डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये क्या हो जाएगा? इंसेमिनेशन हो जाएगा।
ठीक है, आगे बताओ इतना समझ में कि एक टाइम में कितने स्पर्म इजैकुलेट करता है नॉर्मल? 200 से 300 मिलियन। ठीक है, करोड़ में कितने बोलेंगे इसको? 20 से 30 करोड़। समझ गए ना भाई, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। जो टोटल स्पर्म होता है, ये कैसे गिर गया? देखो, जो टोटल स्पर्म होता है उसमें से 60% जो स्पर्म होता है ना, नॉर्मल शेप साइज का होता है। जैसे मान लो ये स्पर्म है, तो जो 60% है ना उसका नॉर्मल शेप होता है, नॉर्मल साइज होता है। 100% में से 60% का कैसा होता है? नॉर्मल शेप साइज होता है। और उन्हीं 60% में से 40% में विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब तेज गतिशील होनी चाहिए। तेज उसमें स्पीड बोल दो, वेलोसिटी बोल दो, मतलब बहुत तेजी से, मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से बोलो ताकतवर होने चाहिए। ठीक है, मोटिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, चलनशीलता उनकी भी अच्छी होनी चाहिए। इन 60% का 40% है। ये नहीं कि भाई 100%, 100 में से 60 की तो नॉर्मल शेप साइड और बचे हुए 40 की हो ना, ऐसा नहीं। इन 60 में से 40% की क्या होनी चाहिए? विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। बताओ, स्पर्म के बारे में सारी कहानी समझ में आ गया, सीमेन के बारे में कहानी समझ में आ गया। स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब। एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है, सबसे जो हेड होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। ठीक है, ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ढकी हुई। अब एक्रोसोम के जस्ट नीचे होता है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी न्यूक्लियस के साथ साथ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है यहाँ पे। एक्रोसोम ही पेनिट्रेट करता है फीमेल के ओवम के, एक पार्ट होता है बाहर झिल्ली, जोना पेलुसिडा बोलते हैं फीमेल के ओवम में। जब हम पढ़ेंगे ना आगे चल के जोना पेलुसिडा वर्ड, तब समझ में आएगा। अभी ऐसे मान के चलो कि फीमेल का जो ओवम है ना, उसको पेनिट्रेट करने के लिए एक्रोसोम एंजाइम्स भेजता है कुछ, कि जाओ और पेनिट्रेट कर दो। तो जितना याद रखना है एंजाइम कौन से, कुछ याद नहीं रखना। तो बस हमें पता है कि एंजाइम भेज रहा है और वो पेनिट्रेट कर रहे हैं उसको। ये जो पार्ट होता है ना, इसको हेड बोलते हैं, ऊपर ऊपर वाला पार्ट। ये इसकी नेक हो जाएगी, ठीक है, और ये इसका मिडिल पीस हो जाएगा, और ये इसकी टेल हो जाएगी। ठीक है, जो मिडिल पीस होगा उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का सोर्स होता है, सबको पता है एनर्जी होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इसीलिए स्पर्म मोशन करते हैं। ओवम मोशन नहीं करता क्योंकि ओवम के पास नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एनर्जी चाहिए चलने के लिए। तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कहां पे है? मिडिल वाले पार्ट में बची हुई है, उसके मिडिल वाले पार्ट में रखी हुई है उसने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स होता है स्विमिंग के लिए। जब वो स्विमिंग करके जाता है ना आगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स का काम करती है। तो एक स्पर्म का स्ट्रक्चर। आगे देखो, फीमेल वाले पार्ट की बारी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। पहले समझेंगे डायग्राम, फिर आगे पढ़ेंगे। ये ओवरी होती है दो, जो ये रेड से कलर की दिखा रखी है, ये क्या है? ओवरी। संख्या में 2 होती है ये ओवरी। फीमेल वाले पार्ट पढ़ रहे हैं, मेल वाला सारा खत्म कर लिया हमने पार्ट, हर चीज पढ़ ली मेल की। फीमेल वाले बात है, ओवरी होती है नंबर में 2 ओवरी होती है। ये लिगामेंट के थ्रू, ये लिगामेंट है, लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई होती है, यूट्रस से भी जुड़ी हुई है, ठीक है, यहां से भी अटैच है फेलोपियन ट्यूब से, तो ये लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई है। इतना समझ में आएगा तुम्हारे? ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। मेल में तो मिलता है, वो फीमेल में तो मिलती है सारी चीजें, ठीक है, फीमेल में मिलती है ना। अब इस यूट्रस की एक एक करके पढ़ते हैं। यूट्रस की 3 लेयर होती है। सबसे जो अंदर वाली होती है, ये जो इस तरह बना रखी है, ये ग्लैंडुलर होती है। कैसी होती है? ग्लैंडुलर। यहां लिख रखा है, ये ग्लैंडुलर है अंदर वाली। यही ग्लैंडुलर एंडोथीलियम, भाई 3 लेयर है जिसको मैंने एंडोमेट्रियम, ये जो अंदर वाली एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की 3 लेयर है, अभी अंदर वाली की बात कर रहे हैं। एंडो मतलब अंदर वाली, जो अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम जो होती है, वो हर मंथ रप्चर होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना फीमेल की, और वो ब्लीडिंग होती है 1 से 5 दिन तक की जो ब्लीडिंग आती है, वो ये रप्चर होती है। और रप्चर होने के कारण ये शेड ऑफ होती है। शेड ऑफ का मतलब यहाँ से टूट के बाहर की तरफ जाती है वेजाइना के रास्ते से, ब्लीडिंग आती है। उसी को क्या बोलते हैं कि एंडोमेट्रियम रप्चर हो चुकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है।
उस टाइम एंडोमेट्रियम क्या होती है, रप्चर हो जाती है, फिर बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ ये टूट के गिर जाएगी, फिर नई बनना स्टार्ट हो जाएगी 5 दिन के बाद। फिर अगर मान लो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है कोई फीमेल, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, तो फिर ये एंडोमेट्रियम बनी रहती है ऐसे ही, फिर नहीं रप्चर होती है। फिर हार्मोन इसको मेंटेन बना के रखते हैं। कौन से हार्मोन रखते हैं अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे जब देखेंगे। ठीक है, फिर देखते हो तुम प्रेगनेंसी होती है तब वो नहीं आती मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की। ठीक है, फिर आता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम होती है बीच वाली लेयर, ये जो बीच में दिखा रखी है ये वाली लेयर, ये मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम की बात करें, ये थिक होती है, दिख भी रही है तुम्हें थिक। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी के टाइम इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होते हैं कि ताकि बेबी डिलीवर हो जाए इजीली, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है मायोमेट्रियम। और फिर आती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का कोई काम नहीं लिखा गया है तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे उसके। तो सबसे पहले मुझे बताओ यूट्रस की 3 लेयर याद हो गई क्या तुम्हारी? अब आते हैं ओवरी की बात। ओवरी नंबर में 2 होती है, हमें पता है। कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम से, जो ओवरियन स्ट्रोमा, अंदर क्या भरा हुआ है इसके? ओवरियन स्ट्रोमा। क्या भरा हुआ है? ओवरियन स्ट्रोमा भरा हुआ है इसके अंदर, बाहर एपिथेलियम की लेयर है इसके। ठीक है, और इस स्ट्रोमा के भी 2 पार्ट है। वही आउटर वाला क्या होता है तुम्हें पता है? आउटर वाला कोर्टेक्स, इनर वाला मेड्यूला। हम ये पढ़ के आ चुके हो, आउटर को कोर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को मेड्यूला बोलते हैं। इससे हर महीने इस ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है। कभी इससे हो जाएगा, कभी इससे हो जाएगा। मान लो एक ओवरी खराब हो गई, एक ओवरी में सिस्ट हो गई। सिस्ट समझते हो? गांठ हो गई, पानी की गांठ बोलते हैं जिसको। ठीक है, सिस्ट हो गई एक ओवरी में, तो एक नॉन फंक्शनल है अभी कुछ टाइम के लिए, तो वहां से ओवम रिलीज हो जाए। समझ रहे ना, किसी से भी ओवम रिलीज हो सकता है। तो एक ओवम हर मंथ रिलीज होता है फीमेल का, जबकि स्पर्म कितने रिलीज होते हैं एक टाइम में? 20 से 30 करोड़। ठीक है, और ओवम हर महीने कितना रिलीज होता है? सिर्फ एक। ठीक है, इसलिए इनकी क्वांटिटी भी फिक्स होती है फीमेल के पास। ओवरी का दूसरा काम क्या होता है? ये हार्मोन का सीक्रेशन करती है। कौन कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करती है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन का सीक्रेशन करती है। पिट्यूटरी से कौन सा रिलीज होता है? एलएच और एफएसएच। और यहाँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका खेल आएगा चारों हार्मोन का। तो मैंने अभी याद करवा दिया तुम्हारे। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करेंगे तो और बढ़िया तरह याद हो जाएगा तुम्हारे। बताओ इतना याद हुआ क्या? अब ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो उंगली जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। इस तरह उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जब ओवम रिलीज होता है ना, उसको पकड़ लेते हैं फिम्बरी। फिम्बरी आगे चल के कंटिन्यू हो जाता है इनफंडिबुलम में। किसमें? इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम के आगे जो रास्ता है ना, जो कर्व रास्ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? स्थमस बोल देते हैं लास्ट वाले को। इस पूरी ट्यूब को बोल देते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल देते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसके पार्ट है। अब क्या नाम, ये यूट्रस का पार्ट है। यूट्रस के आगे एक पतला सा पार्ट हो जाए, इसको सर्विक्स बोलते हैं। ये कैनाल होती है, सर्विक्स कैनाल। और लास्ट में क्या हो जाती है? वजाइना हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसका था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। आगे चले, देखो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है फीमेल की। बताओ एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल का क्या होता था? पेनिस। ठीक है, उसका डायग्राम हमने भी देखा जब मैं ग्लैंड पढ़ा था, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया था। ये फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसके बारे में कुछ नहीं, नॉर्मल लिखा हुआ है। सबसे बाहर क्या होता है? कुशन होता है फैटी टिश्यू का। कुशन जैसा होता नहीं, फैटी टिश्यू का कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोल देते हैं? मॉन्स प्यूबिस। जैसे डायग्राम में दिखा रखा, सबसे आउटर वाला पार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है लेबियम मेजोरा। इसको लेबियम मेजोरा बोल दो, लेबियम मेजस बोल दो, लेबियम मेजोरा। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है इसके जस्ट नीचे। ये क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का फ्लैशी फोल्ड से मिलते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है लेबियम माइनोरा। तो लेबियम माइनोरा भी क्या होता है? टिश्यू का एक फोल्ड होता है, उसके जो जस्ट नीचे होता है। फिर उसके बाद एक क्लाइटोरिस होता है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है।
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लाइटोरिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्लाइटोरिस। ये मेल के पेनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके। क्लाइटोरिस मेल के पेनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो फीमेल के अंदर मिलता है। फिर आता है हाइमेन। ठीक है भाई, हाइमेन जो होती है ना, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का बना हुआ। टोन ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस, तो ये क्या हो जाती है, फट जाती है। फर्स्ट कोइटस मतलब फर्स्ट मैथुन के दौरान, कोइटस बोलते हैं ना उसको। कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई सडन फॉल, तो और किससे भी टूट सकती है, ये जो हाइमेन है ना, ये और किससे टूट सकती है, सडन फॉल। ठीक है, मान लो अगर एकदम से कोई गिर गया, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारा। सडन फॉल, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पोन, साइकिलिंग करने से, हॉर्स बैक राइडिंग से, तो इन सब से किसी भी कारण से, चोट लगने से, गिरने से, कहीं से एक्सीडेंट होने से, ये सब जगह से रप्चर हो सकती है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिख रखा है, मेंशन कर रखा है कि इसको वर्जिनिटी का प्रतीक नहीं मानना चाहिए। ठीक है, वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं मानना चाहिए। ठीक है, कि इसका रप्चर होना है ना रप्चर होना वर्जिनिटी को बताता है, तो नहीं मानना चाहिए। तो सारा फीमेल का पार्ट ये क्या हो चुका, हमारा खत्म हो चुका। अब इसके बाद oogenesis रह रही तुम्हारी। oogenesis की पीडीएफ अगली है। देखो, ठीक है, यहां तक तुमने पढ़ लिया सब। अब एक ओवरी को अगर मैं देखूं, तो एक ओवरी मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देती है। एक ओवरी है, ठीक है, दिख रहा। अब ओवरी का मैं अंदर से दिखा रहा हूँ, बाहर तो मैं रेड रेड से दिखाई दे रही थी अभी। अब हम इसके अंदर चले गए, अंदर से देख रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसके ओवरी के अंदर। देखो, सबसे पहली होती है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर मिलता है, इनको ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये रहा ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स सारी क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है। ठीक है, ये वाली है ग्रेनुलोसा सेल, ये जो ब्लू कलर से दिखाई गई है, तो ये है ग्रेनुलोसा सेल्स। अंदर जो फोलिकल होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल। स्टार्टिंग होती है प्राइमरी फोलिकल से। इससे स्टार्ट होती है प्राइमरी फोलिकल से। जैसे ही प्राइमरी फोलिकल, ये एम्ब्रियो वाली बात हो रही है अभी। अभी जब फीमेल एम्ब्रियो वाली स्टेज में है ना, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर हम बात करें प्राइमरी फोलिकल की, तो प्राइमरी फोलिकल के ऊपर इस तरह की सेल बाउंड हो जाती है, इसको घेर लेती हैं चारों तरफ से, जो ब्लू कलर से दिखा रखी है मैंने। इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोल देते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। इस ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर एक और ग्रेनुलोसा सेल्स चली जाती है। देखो ये अगले वाले में हो गई ना, दो डायग्राम से दिखा रखी है मैंने। उसको बोल देते हैं सेकेंडरी फोलिकल। ये वाला क्या है, जब एक लेयर है तो प्राइमरी फोलिकल, जब इसके ऊपर दो लेयर हो गई तो सेकेंडरी फोलिकल। लेकिन अभी भी अंदर क्या है, अभी भी अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। oocyte, ये oocyte है अंदर। इसको मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ है क्या oocyte कहीं, ठीक है, ये oocyte है। प्राइमरी oocyte के ऊपर कौन सा फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल। फिर आगे चल के फिर प्राइमरी के ऊपर कौन सा, सेकेंडरी फोलिकल। यानी प्राइमरी के ऊपर ही रहते हैं, प्राइमरी oocyte के ऊपर ही रहते हैं प्राइमरी फोलिकल भी और सेकेंडरी फोलिकल भी। अब आगे चलो, अब देखो मुझे बताओ, और ज्यादा लेयर आ गई ग्रेनुलोसा सेल्स की, ग्रेनुलोसा सेल्स की और भी ज्यादा लेयर आ गई ऊपर। जब ये और भी ज्यादा लेयर आ जाती है, अब मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी फोलिकल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टर्शरी फोलिकल। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मेंशन करके, दिख गया। अब मुझे बताओ, जो अंदर प्राइमरी oocyte था, जो अंदर प्राइमरी oocyte था, ये वाला प्राइमरी oocyte, ये अब किसमें बदल चुका, सेकेंडरी oocyte में। किसमें, सेकेंडरी oocyte में बदल गया है। आगे बताओ समझ में। अब ये सेकेंडरी oocyte, अभी मैं आगे चल के oogenesis बताऊंगा ना, वहां और भी क्लियर समझ में आएगा, अभी रफली समझ लो ऊपर ऊपर। अब ये सेकेंडरी oocyte, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये आगे भी सेकेंडरी oocyte कंटिन्यू होता है। और जो फीमेल से बाहर निकलता है ना, जब ओवम बाहर निकलता है, मैं बोल रहा था ना कि ओवम बाहर निकलता है, वो असल में ओवम नहीं होता,
उसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte। ओवम बोल देते हैं उसको, लेकिन जब हम डीप में जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि जो हर मंथ रिलीज होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। ओवम बाद में जाके बनता है। बनता कब है? वो लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा ना, जब आएगा वो टॉपिक। अभी याद रखो सेकेंडरी oocyte बना, यही सेकेंडरी oocyte हर मंथ रिलीज होता है। अब जो टर्शरी फॉलिकल था ये आगे चल के एक फॉलिकल में बदल जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोल देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल की मैं बात करूं, फॉलिकल कहां से बनने स्टार्ट हुए? प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी के बाद टर्शरी फॉलिकल, और इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। बताओ ये है क्या कहानी फॉलिकल की? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte? सेकेंडरी oocyte। इसके अंदर सॉरी प्राइमरी oocyte। इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte। इसके अंदर सेकेंडरी oocyte। इसके अंदर सेकेंडरी oocyte। ये ना कहानी। अब ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल फटता है, रप्चर हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte हर महीने बाहर रिलीज हो जाता है। अलग निकाल लिया मैंने, ओवरी से अलग कर दिया इसको, यही रिलीज होता है हर मंथ। ये कहानी सारी अंदर चल रही होती है, ठीक है, अंदर चल रही होती है। अब ये क्या होता है कि जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, ये भाई ये सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गया, ये बचा हुआ नीला नीला पार्ट है, ये इसमें बदल जाता है, पीले पीले सा पार्ट। इसको बोल देते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोल देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, आगे चल के अभी सारी कहानी बताऊंगा इनकी कैसे कैसे हो रहा है। अभी रफली ऊपर ऊपर समझ लो। हाँ, फॉलिकल से ये बन जाता है। सेकेंडरी oocyte तो बाहर आ गया, ये हर मंथ रिलीज हो गया, स्पर्म इसको क्या कर देगा? पेनिट्रेट कर देगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, और ये आगे चल के इसमें मिल जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये ऐसे कैसे बना रहेगा? प्रेगनेंसी नहीं होती है, धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा, फिर वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी स्टार्ट। अभी समझाऊंगा सारा। यहाँ पे एक तुम्हें इस तरह का मैंने बैग जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, दिख रहा है क्या तुम्हें? ये इनको एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम, बस, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। मैंने बताया था ओवरी का आउटर वाला पार्ट कोर्टेक्स होता है, अंदर वाला पार्ट मेड्यूला होता है। अभी बता चुका हूँ, ये कुछ नहीं है, ये रफली बनाया तुमने। अब इसको डिटेल में देखते हैं एक एक को क्या क्या है। ये रहा, सबसे पहले किसकी बात करता हूं? फॉलिकल्स की। ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। सिलेबस में तुम्हारे प्राइमरी से रखा है, लेकिन मैं एक स्टेप और ऊपर जा रहा हूं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल किसमें बदल जाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। फिर अर्ली टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। जो मैं मार्क कर रहा हूं वो देखो, बस अभी जो मैं मार्क कर रहा हूं वो देखो सिर्फ, बताओ इतना याद होगा तुम्हारे, ठीक है। अब इसमें मुझे और क्या बताना था तुम्हें? इसको तो छोड़ो, यहाँ पे आते हो। हर इसके बाद फॉलिकल के बाद एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे होती है एक थीका सेल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या जाती है? थीका सेल आ जाती है। फिर यही टर्शरी फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड हो जाती है। यही थीका सेल थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बस इतना याद रखना जो मैंने मार्क करा है, और कुछ याद नहीं रखना इसके अलावा। एंट्रम मैंने बता दिया, यहाँ भी मिलता है एंट्रम और यहाँ भी मिलता है एंट्रम। जोना पेलिसुडा ये रही, अभी भी जोना पेलिसुडा अभी भी ये रही, ठीक है। अब क्या कहानी है अभी देखते हैं आगे। देखो ये देखो, यहां से समझते हैं। ये oogenesis है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म को बनाया है, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म को बनाया है। oogenesis में oocyte से ओवम को बनाएंगे, समझो, oogoनियम से ओवम को बनाएंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, उसको हम oogenesis बोलेंगे। जब एम्ब्रियो वाली स्टेज थी, 25 वीक हो चुके थे, तब हमारे पास क्या थी? oogoनियम। तब उस फीमेल के पास जो अंदर डेवलप हो रही है ना, फीमेल पेट के अंदर की कहानी है सारी, एम्ब्रियो वाला स्टेज है ना, एम्ब्रियो वाला स्टेज। जब वो एम्ब्रियो वाले स्टेज में थी तो उसके पास जब 25 वीक का एम्ब्रियो था तो उसको हमने oogoनियम बोला था, जो 2n थी। जो क्या थी? 2n। ये धीरे धीरे एनलार्ज होती है,
एनलार्ज होकर वो क्या बन जाती है, प्राइमरी oocyte बन गई, प्राइमरी oocyte। जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी का मतलब जब रिप्रोडक्शन वाली एज स्टार्ट होने वाली होती है, ठीक है। प्यूबर्टी वही कितने साल की होती है, लगभग 14 साल की, मान लो 13 से 16 साल के आसपास की मान लो। तो जब प्यूबर्टी आती है तो इसका फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। ये फर्स्ट मियोसिस रुका हुआ होता है, जब कहीं प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस होने वाला होता है, मियोसिस फर्स्ट होने वाला होता है, लेकिन वो रुका हुआ होता है। वो क्या होता है, रुका हुआ होता है। तो देखो मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट प्रोफेज के डिप्लोटीन अवस्था में, प्रोफेज पढ़ा है तुमने मियोसिस के अंदर, और प्रोसेस की डिप्लोटीन फेज भी पढ़ी है तुमने। तो जब ओगोनियम थी, एम्ब्रियो वाला फेज था, तो एम्ब्रियो वाले फेज से एनलार्ज होकर प्राइमरी oocyte बन गई। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होने वाला स्टार्ट हो चुका, लेकिन वो हुआ नहीं। और देख लो कितने लंबे टाइम तक रुका रहा, प्यूबर्टी तक रुका रहा। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद वो रुका रहा, और कितना लंबा गैप लिया उसने, देखो एम्ब्रियो से स्टेज से लेके प्यूबर्टी तक का। और कहां पे अरेस्ट रहा हो, प्रोफेज स्टेज में। मियोसिस का जो स्टेज होती है ना, प्रोफेज वाली स्टेज में क्या रहा, अरेस्ट रहा वहां पे जाके। उसकी भी डिप्लोटीन वाले फेज में, प्रोफेज की भी, ठीक है। 5 स्टेज होती है ना, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, याद होगा तुम्हारे, जाइगोटीन, याद नहीं आ रहा क्या, ठीक है, डाइकाइनेसिस, पेकाइटिन, तो ये सब वो वाली स्टेज थी, वो तुमने पढ़ चुके तुम। तो प्रोफेज के डिप्लोटीन में अरेस्ट रहता है। जब ये प्यूबर्टी आ जाती है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा हो जाता है। जब मियोसिस फर्स्ट रुका हुआ था ना, अब जाके वो पूरा हुआ। जब वो पूरा होता है ना, तो मियोसिस जब भी फर्स्ट होता है, तुम्हें पता है 1 से 2 बनती है मियोसिस फर्स्ट में, और जब मियोसिस सेकंड होती है उन 2 से 4 बन जाती है। ये तो होती है कहानी। तो जब वो मियोसिस फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट इनका जो मियोसिस फर्स्ट होगा ना, वो 2 बनाएगा, तो वो एक ही सेकेंडरी oocyte बनाता है, दूसरी पोलर बॉडी बना देता है। क्या बना देता है, पोलर बॉडी। एक छोटा सा पार्ट होता है जो डिजेनरेटिव हो जाता है अपना, कुछ काम नहीं है इसका, एग्जैक्ट काम किसी को पता भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2 डिवीजन हुए। अब मुझे बताओ, ये जो डिवीजन हुए, इक्वल हुए अनइक्वल हुए, अनइक्वल हुए ना, छोटे बड़े बने। एक तो बना क्या, सेकेंडरी oocyte, और दूसरा क्या बन गया, पोलर बॉडी बनी। पोलर बॉडी कुछ काम की नहीं, अनइक्वल डिवीजन हुआ। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसा डिवीजन था, इक्वल डिवीजन था। तो यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से कितनी oocyte बनी, एक सेकेंडरी oocyte बन गई। अब इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड होने वाली होती है, लेकिन वो अरेस्ट हो जाती है। यही सेकेंडरी oocyte हर महीने रिलीज होता रहता है, बार बार रिलीज होगा, बार बार रिलीज होगा। कब तक रिलीज होगा, जब तक के प्रेगनेंसी ना हो जाए। मान लो एक स्पर्म आया, और स्पर्म आने के बाद इस सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट कर दिया उसने, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। स्पर्म का ओवम का मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो धीरे धीरे ये जो सेकेंडरी oocyte है डीजनरेट हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, कुछ काम नहीं आता। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो मियोसिस सेकंड रुकी हुई थी वो पूरी हो जाती है, जो मियोसिस सेकंड रुकी हुई थी वो पूरी हो जाती है। और ये मियोसिस सेकंड भी अनइक्वल डिवीजन करती है, एक तो ओवम बना देती है और एक बना देती है सेकंड पोलर बॉडी। ये स्पर्म के बाद की कहानी है आने के, ये स्पर्म के पहले की कहानी है, बताओ, बाद की कहानी है ना, और ये स्पर्म के पहले की कहानी है। तो मैंने सारा डिफरेंस बताया। सबसे पहले क्या थी, ओगोनियम 2n थी, एनलार्ज हुई, प्राइमरी oocyte बन गई। ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता, प्यूबर्टी तक रुका रहता है। कहां पे, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में रुका रहेगा। जब प्यूबर्टी आ जाएगी, जब जाके ये पूरा होगा, और पूरा होने के बाद अनइक्वल डिवीजन होगा, एक सेकेंडरी oocyte बनेगी, एक पोलर बॉडी बन जाएगी। पोलर बॉडी की कुछ काम नहीं होता। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज में जाके इसके अरेस्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो डीजनरेट हो जाएगी सेकेंडरी oocyte। फर्टिलाइजेशन होता है तो एक ओवम बनेगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी। इतनी कहानी समझ में आ गया। फॉलिकल बताओ बना दोगे क्या इनके ऊपर। जब यहाँ पे पहला मियोसिस हुआ था तो मुझे बताओ नंबर आधे आधे हो गए क्रोमोसोम के, तो यही क्रोमोसोम के नंबर आधे आधे हो गए थे ना। अब मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछूं कि एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं, और एक सेकेंडरी oocyte से एक ही बनेगा ना, एक ओगोनियम से एक बनेगा। अब आ गया ना अंतर समझ में। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे थे ये वाले, तो मुझे बताओ ये oogenesis समझ में आई क्या, ठीक है। किसी के पास एनसीईआरटी है क्या,
दिखाओ एक बार एनसीईआरटी। मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा दूं। देखो भाई, ये डायग्राम दे रखे, एक तो मैंने बता दिया तुम्हें यहाँ, ये भी डायग्राम देख लेना। भाईजान नेमिंग आने लगेगी, बस इसका नाम बताओ, नाम बता देना इसका, ठीक है। डायग्राम देखना, बाकी सब करा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल, इसने तो बेकार बना रखा है डायग्राम, मैंने तुम्हें बहुत साफ सुथरा डायग्राम बनाया इसका, सर्टोली सेल का, बनाया था ना कल, एक लोब्यूल बना के, ठीक है। ये डायग्राम मैंने तुम्हें करा दिया, ये डायग्राम की नेमिंग देख लेना, बाकी सब पढ़ा दिया मैंने तुम्हें इसका, ठीक है। इसमें एक डायग्राम था ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, ये भी मैंने डायग्राम से दिखा दिया, इसमें डायग्राम नहीं है उसका, लेकिन मैंने तुम्हें दिखा दिया फिर भी, ठीक है भाई। और अब इसमें एक पॉइंट ये था कि जो पेनिस का एनलार्ज एंड होता है, ये बताया ना मैंने तुम्हारा, पेनिस वाला पिछली पीडीएफ में चला गया शायद। अच्छा देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का, ये वाला एंड, ठीक है, इसको इन्होंने बोला है कि द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। बाकी एनसीईआरटी सारी कवर कर ली हमने। ये कवर्ड रहती है किससे? स्किन से कवर्ड रहती है, जिसको बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। और इसमें एक पॉइंट और है, जोना पेलुसिडा का, ठीक है। मैंने तुम्हें इस डायग्राम से दिखाई कि ये गाय जोना पेलुसिडा, शुरू से दिखा रखी है इसमें जोना पेलुसिडा, लेकिन एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि थर्ड उसके बाद बनती है जोना पेलुसिडा। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। एनसीईआरटी वाला मान के चलेंगे। एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन, सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा, यानी सेकेंडरी oocyte बनाती है। कहां है सेकेंडरी oocyte? ये सेकेंडरी कहां है? प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल यहां बनेगी ना, टर्शरी में स्टार्ट होगी ना, तो यानी यहां पे बनेगा जोना पेलुसिडा। लेकिन हमने डायग्राम देखा है, मैंने बुक से उठाया था डायग्राम, ठीक है, लेकिन बुक में हर जगह जोना पेलुसिडा लिख रखा है। सही है, जोना पेलुसिडा हर जगह ही बनता है स्टार्टिंग में, लेकिन एनसीईआरटी वाला मान के चलेंगे। एनसीईआरटी ने ये बोला है कि जो जोना पेलुसिडा है वो ये लिख रखा है ना, द ग्राफेन फोलिकल फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। बाकी तुम्हें सब पता है, थीका वाली लेयर भी एक्सटर्नल और इंटरनल में टर्शरी में डिवाइड हो जाती है। पहले तो थीका सेल बनती है सेकेंडरी में, वही थीका एक्सटर्नल और इंटरनल में बदल जाती है, टर्शरी की बात आती है। बस इतनी कहानी है, ठीक है। बाकी तुम इसी से समझ जाओगे, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी डायग्राम की। आगे चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे। देखो ये 4 लाइनें दिखा रखी तुम्हें, देखो एक तो मैं डिवाइड कर देता हूं। एक तो लिख रखा यूट्रस इवेंट, दिख रहा तुम्हें? यह ओवेरियन हार्मोन लेवल, किसके हार्मोन? ओवरी के। ये ओवेरी के इवेंट है, किसके इवेंट? ओवरी के। और ये किसके हार्मोन है? पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल है। किसका लेवल है? ध्यान से समझेंगे पहले। पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से होते हैं? एफएसएच और एलएच। ओवरी के कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। यही तो बताया मैंने, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया। इसके अलावा कुछ याद भी नहीं करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बस 4 हार्मोन का खेल है। सबसे पहले रिलीज होता है एफएसएच, पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा? एफएसएच। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, एफएसएच का मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे। फॉलिकल कहां देखे तुमने अभी? oocyte के ऊपर देखे ना, oocyte के ऊपर। तो सबसे पहले एफएसएच आता है, और एफएसएच के आने से फॉलिकल जैसे जैसे एफएसएच बढ़ता जाता है तो फॉलिकल के नंबर बढ़ते जाते हैं।
फॉलिकल मतलब एफएसएच क्या काम करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगा, तो फॉलिकल क्या हो जाएंगे, नंबर बढ़ता रहेगा। तो इसमें तो नहीं कुछ लिखा, देखो एफएसएच रिलीज हुआ, एफएसएच के रिलीज होने से क्या हुआ, फॉलिकल डेवलप हो गए, ठीक है। जैसे ही फॉलिकल डेवलप होंगे, ये सबसे पहले क्या रिलीज हुआ, एफएसएच। फॉलिकल ने क्या रिलीज करवाया, मतलब एफएसएच ने क्या डेवलप करवाया, फॉलिकल। फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, लगातार डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। फॉलिकल के डेवलप होने से एक हार्मोन बढ़ेगा जिसको बोलेंगे एस्ट्रोजन। जो फॉलिकल है ना, ये इस तरह का है ना, फॉलिकल तो ये एक तरह की सेल है, कौन सी सेल, ग्रेनुलोसा सेल। तो इन फॉलिकल जैसे जैसे इनके नंबर बढ़ते रहेंगे ना, तो इनसे हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। मुझे बताओ ये फॉलिकल कहाँ मिल रहे हैं, ओवरी के अंदर मिल रहे हैं ना, तो इसीलिए एस्ट्रोजन को कौन सा हार्मोन बोला गया है, ओवरी का हार्मोन, क्योंकि वो फॉलिकल के बढ़ने से रिलीज हो रहा है। पिट्यूटरी से सबसे पहले क्या रिलीज हुआ, एफएसएच। एफएसएच ने क्या नंबर, किसके नंबर बढ़ाए, फॉलिकल के। फॉलिकल के नंबर बढ़ रहे, तो फॉलिकल के नंबर बढ़ने से कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। तो देखो जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता जा रहा है, तुम इसका लेवल देखो, एस्ट्रोजन का एकदम से ऊपर बढ़ गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, तो अब इतना, अब मतलब जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाता ना, मतलब ग्राफिन फॉलिकल का मतलब बहुत ज्यादा ग्रेन्युलर सेल्स है, बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एस्ट्रोजन के ज्यादा बढ़ने से, एस्ट्रोजन के ज्यादा बढ़ने से एकदम से एलएच बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। और एलएच के सर्ज होते ही ना, एलएच के एकदम से बढ़ने से ग्राफिन फॉलिकल फट जाएगा, और ग्राफिन फॉलिकल फटकर सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलवा देगा। शुरू से बताऊं, सबसे पहले क्या रिलीज हुआ, कहां से रिलीज हुआ, एफएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ। उसके एफएसएच के रिलीज होने से किस पे फर्क पड़ा, फॉलिकल पे। फॉलिकल के नंबर बढ़ने लगे, फॉलिकल की जैसे ही सेल बढ़ने लगी, तो उससे कौन सा हार्मोन बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा। एस्ट्रोजन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एस्ट्रोजन के ज्यादा बढ़ने से कौन सा हार्मोन बढ़ गया, एलएच, जिसको बोलेंगे एलएच सर्ज। एलएच क्या काम करेगा, ग्राफिन फॉलिकल को फाड़ देगा और वहां से सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा देगा। तीनों की तीनों लेयर देख ली तुमने, ये भी भाई, ये भी देख ली। अब एक रह गई तुम्हारी प्रोजेस्टेरोन। मुझे बताओ यहां से यहां तक प्रोजेस्टेरोन पे कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेकेंडरी oocyte चली गई ओवरी से बाहर निकलकर। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये ऐसे कैसे चलती रहेगी कहानी। अभी हम ये मान के चले फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवम धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगा। अब जो बचा हुआ, जो बचे हुए ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये किसमें बदल जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम में। किसमें बदल जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम में। ये बदल के देखो, कार्पस ल्यूटियम में। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम में बदले, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है, एक हार्मोन का रिलीज करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन साथ साथ में थोड़ा सा वो किसको भी रिलीज करता है, एस्ट्रोजन का भी। तो कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन का भी रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरोन का भी। ज्यादातर किसका करता है, प्रोजेस्टेरोन का। तो उसने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो गया, प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी रिलीज बढ़ गया। तो मुझे बताओ एस्ट्रोजन हार्मोन की कितनी बार पीक बनी, एक बार तो ये थी, एक बार ही थी। तो बोलेगा कि कौन सी लाइन की पीक दो बार बनती है, एस्ट्रोजन की। प्रोजेस्टेरोन की तो तब बड़ी। अब प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, अब सेकेंडरी oocyte जो है हमारे पास, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिजेनरेट। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिजेनरेट। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की खासियत है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम के लिए बढ़िया होता है। एंडोमेट्रियम होती है ना यूट्रस के अंदर वाली लेयर, जब जब ये प्रोजेस्टेरोन रहेगा ना, एंडोमेट्रियम बढ़िया रहेगी बिल्कुल। जैसे ही कम होने लगेगा तो एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर ये बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल कम होने लगा, बिल्कुल लो लेवल पर चला गया, तो एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा और एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगी और फिर ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला दिन वापस से स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगर मान लो प्रेगनेंसी हो गई, मतलब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म से, तो प्रोजेस्टेरोन ऐसा कैसे बना, मतलब कार्पस ल्यूटियम ऐसा कैसे बना, और कार्पस ल्यूटियम से लगातार प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा ना कार्पस ल्यूटियम से लगातार। और प्रोजेस्टेरोन अगर लगातार रिलीज है तो बताओ एंडोमेट्रियम ऐसी बनी रहेगी, ऐसे बनी रहेगी ना, फिर तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंडोमेट्रियम अगर ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है तो फिर नई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, इतने प्रोजेस्टेरोन रहेगा वहां पे, ठीक है। तो देखो ये भी मैंने बता दिया तुम्हें,
यूट्राइन पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं तुम्हारे, शुरू के 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग आ रही है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, उसके बाद ये वापस से बन जाती है क्योंकि हार्मोन के लेवल स्टार्ट हो जाता है होना। तो ये भी देख लिया तुमने, ये भी देख लिया, ये भी और ये भी, बताओ सारे देख लिया तुमने। प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, प्राइमेट्स यानी एप्स, एनसीईआरटी ने लिख रखा है, मंकी के अंदर और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है। एप्स के अंदर, मंकी के अंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या देखने को मिलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिलती है। इनके अलावा जितने होते हैं ना, गाय भैंस चीता बकरी, ये सारे इनके अंदर क्या मिलती है, इनके अंदर मिलती है ईस्ट्रस साइकिल। क्या मिलती है, ईस्ट्रस साइकिल। मौसमी साइकिल होती है, मौसम के अनुसार साइकिल आती है इनकी, ठीक है। जैसे काउ, डॉग, कैट, ईटीसी, नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं इनको। नॉर्मली 28 से 29 दिन की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मली 28 से 29। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो बाद वाला स्टेज होता है ना, बाद वाला फेज, अब देखो यहाँ पे फेज लिख रखे हैं। नंबर 1 मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज होता है जब ब्लीडिंग आती है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। जब फॉलिकल डेवलप होते रहते हैं उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोल देते हैं, फॉलिकुलर फेज। इसका एक और नाम दिया गया है प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोला गया है, प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर क्यों बोला गया ये तो तुम्हें पता है, फॉलिकल बन रहे जा रहे हैं इसलिए फॉलिकुलर फेज बोला। प्रोलिफरेटिव क्यों बोला इसको, प्रोलिफरेटिव इसलिए बोला कि मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम फट चुकी थी, फटने के बाद वो बनना स्टार्ट हो रही है दोबारा, तो इसलिए प्रोलिफिकेशन हो रहा है किसी चीज का, तो यानी प्रोलिफिकेशन फेज भी बोलेंगे। तो दोनों नाम क्यों बोलेंगे पता लग गया, एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बताया तुम्हें। अगला फेज आता है ल्यूटियल फेज। अब मुझे खुद बता दो नाम से ल्यूटियल फेज क्यों बोला इसको। कार्पस ल्यूटियम है ना यहाँ पे, तो इसीलिए इसको क्या बोला, ल्यूटियल फेज। और इसी का दूसरा नाम क्या है, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा, सिक्रेशन कर रहा ना उनका, फिर यहाँ से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये जो ल्यूटियल फेज है ना, फिक्स रहता है सभी फीमेल के अंदर, ये नहीं चेंज होता, हर फीमेल के अंदर सेम रहता है, ये आगे पीछे हो सकता है सब, ठीक है। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, पहला इंडिकेशन तो ये है कि प्रेगनेंसी है, इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, लेकिन वीकनेस की वजह से भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो रुक जाती है, वीकनेस हो जाती है ना, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, उससे भी रुक जाती है, तो इससे इफेक्ट पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो ये सारा का सारा जो मैंने तुम्हें समझाया उसको यहाँ मैंने लिखा गया है। जो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको हम बोलते हैं मेनार्के। क्या बोलते हैं, मेनार्के। जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, नहीं फर्स्ट बार आती है ना, उसको बोलते हैं मेनार्के। जब एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। एक चीज मैं बतानी भूल गया तुम्हें, ये नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले पहले ओगोनियम का जन्म होता है, बर्थ होने के बाद कोई भी ओगोनियम नहीं वो रहती, ओगोनियम सारी बर्थ से पहले पहले बनती है, उसके बाद कोई ओगोनियम नहीं रहती है। चलो उसके बाद इसको पता लग गया, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला, मेनार्के। जब मेंस्ट्रुएशन का एंड होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो दो वर्ड होते हैं, मेनार्के यानी शुरुआत मेंस्ट्रुएशन की, और मेनोपॉज यानी एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। सबसे पहला आता है मेंस्ट्रुएशन फेज, जहां पे ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, और जिससे यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स बाहर आती है, मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल ग्रो होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। ये सारा लिख दिया मैंने। पहले एफएसएच बढ़ेगा, एफएसएच के बढ़ने से फॉलिकल डेवलप होंगे, ड्यू टू डेवलपिंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज होगा, एफएसएच एंड एलएच अटेंस पीक पे चले जाते हैं। ये कौन सा डे पे जाते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है 14वां दिन, क्योंकि यहाँ पे दिन भी लिख रखा है, ये रे 1 3 5 7 9 11 15, तो यहाँ पे हो रहा ना 13 और 15 के बीच। उसके बाद रैपिड सिक्रेशन हो जाता है एलएच का, ठीक है। रप्चर हो जाता है रैपिड सिक्रेशन एलएच कौन सा, जिसको एलएच सर्ज बोला गया है। तो किसका रप्चर हो जाएगा, ग्राफेन फॉलिकल का, जिससे क्या रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट, उसी को बोलेंगे हम ओव्यूलेशन, ठीक है भाई। अब आता है प्रोलिफरेटिव फेज। बता दिया मैंने तुम्हें कि क्यों बोला गया प्रोलिफिकेशन, उसको साइमल्टेनियसली फॉलिकुलर फेज, एंडोमेट्रियम रीजनरेशन होता है ना वहां पे, ठीक है। ल्यूटियल फेज पता है तुम्हें, ग्राफेन फॉलिकल स्कॉर्पल ल्यूटियम में बदल जाता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक बार रीड आउट कर लेना। अब आता है तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड कितनी होती है नंबर में, 2,
ठीक है। अगर मैं बात करूं मेमोरी ग्लैंड की, तो ये एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, ये डायग्राम देखना। डायग्राम मैंने इसमें ऐड नहीं करा, क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि तुम्हें इसमें एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। इस तरह का मतलब डायग्राम कुछ खास बना नहीं रखा है उन्होंने, ये डायग्राम देख लेना एक बार, इनकी नेमिंग देख लेना, अगर क्वेश्चन नेमिंग पे आ जाए ना कौन सा क्या है। मेन चीज है इसका सीक्वेंस याद करना, सीक्वेंस कैसे आता है इसका। सबसे पहले होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती है। वे मेमोरी लोब्स किसमें खुलती है, मेमोरी एल्वेलाई में, जहां पे सीक्रेशन और स्टोरेज होता है मिल्क का। वे मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है, फिर मेमोरी डक्ट में, मेमोरी एम्प्यूला और लैक्टिफेरस डक्ट, और मिल्क ऑफ सक्ड आउट, मतलब मिल्क आउट हो जाता है, मिल्क क्या हो जाता है, आउट। ये सीक्वेंस याद रखना है। मतलब जो तुम्हें दे रखा ना, पहले यहाँ पे दे रखा तुम्हें मेमोरी, ये क्या नाम, मेमोरी लोब्स, ठीक है। लोब्स में क्या है तुम्हारी एल्वेलाई है, एल्वेलाई किसमें खुल रही है, डक्ट में खुल रही है, एम्पुला में खुल रही है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर खुल रही है, फिर निप्पल के थ्रू बाहर आ रही है, ठीक है। ये कैसे याद करना है तुम्हें, तो एक याद रख लेना गलत। कौन सा वर्ड से याद करेंगे, ठीक है, गलत और डालडा। डालडा घी होता है ना, तो उससे याद रख लेंगे, वो कैसा है, गलत। जी का मतलब क्या है आप, ग्लैंडुलर टिश्यू, पता लग गया जी का मतलब। एल का मतलब क्या है, लोब्स, कितनी, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती हैं एक ग्लैंडुलर टिश्यू में। ए का मतलब क्या है, एल्वेलाई। टी का मतलब क्या है, ट्यूब्यूल्स। मेमोरी तो लग रहा है सबके सामने। गलत का मतलब समझ में आ गया। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डक्ट। ए का मतलब क्या है, एम्पुला। एल का मतलब क्या है, लैक्टिफेरस, और डी का मतलब डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और ए का मतलब तुम आउट याद रखना हिंदी में, आउट हो जाता है मिल्क यहाँ से, ठीक है। तो सीक्वेंस ऐसे कैसे याद रख लेना। फीमेल वाला पार्ट भी सारा खत्म हो गया, फीमेल वाला पार्ट जितना भी है वो भी क्या हो चुका तुम्हारा, खत्म हो चुका। इसके बाद देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो वाली चीज स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स बना लेना, रुक दो भाई से।